सो हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट देखा था। रेडी? तो काफ़ी टाइम हो गया उस लेक्चर को, तो आई होप कि सबको याद होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्या होता है? बेसिकली देखो, सन में से जो लाइट आती है ना, स्कैटरिंग क्या होता है? लाइट किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे इंसिडेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि सन में से लाइट आती है, तो सन में से जो लाइट आ रही है वो कहाँ पे जा रही है? बोले एटमॉस्फेयर में जा रही है। एटमॉस्फेयर में क्या है? तो गैस मॉलिक्यूल है, डस्ट मॉलिक्यूल्स है, ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो लाइट पहले क्या होती है कि उन मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, कोलिजन होता है। ड्यूरिंग दिस कोलिजन व्हाट्स हैपनिंग, दैट पार्टिकल्स आर एब्जॉर्बिंग द लाइट। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको फिर थ्रो करते हैं। रेडी? तो सन की लाइट कौन सी होती है? वाइट कलर की होती है। तो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट मतलब सारों के सारे 7 कलर का कॉम्बिनेशन। सारे 7 रेनबोज कलर को तुम मर्ज करोगे ना तो वाइट लाइट बनेगी। अब वाइट लाइट को, ये वाइट लाइट को पहले एटमॉस्फेयर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ये वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको थ्रो करते हैं। अब जब थ्रो करते हैं तो कभी कभी वाइट लाइट ही थ्रो करते हैं, कभी कभी ब्लू लाइट थ्रो करते हैं, कभी कभी रेड लाइट थ्रो करते हैं। अब कौन से कलर की लाइट थ्रो करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन से वो पार्टिकल की साइज क्या है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब लाइट आती है, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद वो डिफ्यूज हुई हुई लाइट को थ्रो करते हैं। वो जो लाइट थ्रो के बाहर आती है ना उसको डिफ्यूज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये फिनोमिना से हमें क्या क्या दिखता है? चलो, ये टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है। द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमिना इन नेचर। है ना? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें काफी विजिबल फिनोमिना नेचर की देखने को मिलती है। कैसी? तो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई हमें ब्लू दिखता है, ये पहली कलर्ड फिनोमिना है जो हमें दिखती है। दूसरी है कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, वो भी ब्लू होता है। द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसाइट, सनसेट, जब सूरज उगता है और डूबता है तब हमें सन थोड़ा रेडिश कलर का दिखता है। दीज आर द सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमिना वी आर फेमिलियर विथ। In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. अब ये कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल्स मतलब थोड़े जो साइज में बड़े होते हैं ना उनको कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। है ना? तो कोलोइडल पार्टिकल्स का स्कैटरिंग हम यहाँ पे देखते हैं एज एन एग्जांपल। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। ऐसा सॉल्यूशन जो एकदम प्योर है, जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, ऐसे सॉल्यूशन में से जब लाइट निकलती है ना तो उसमें से कोई लाइट का बीम दिखता नहीं है। बट अगर वो सॉल्यूशन में हम थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज डाल दें, कोलोइडल पार्टिकल, डस्ट या ऐसी कुछ चीज़ें डाल दें जो साइज में थोड़े बड़े हो, तो उसमें से जब लाइट पास करेंगे तो हमें दिखेगा। However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger। जो मैंने अभी आपको बताया वही है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पहली इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट? तो यही जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे जो, ये देखो ये एकदम ट्रू सॉल्यूशन है, एकदम प्योर, इसके जो भी पार्टिकल्स है वो साइज में छोटे हैं, तो उसमें से जब लाइट पास होती है तो हमें बीम नहीं दिखता। लेकिन ये देखो इम्प्योर सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन, क्यों? उसमें कोलोइडल पार्टिकल है, पार्टिकल्स जो कि रिलेटिवली साइज में थोड़े बड़े हैं, उसमें से जब लाइट निकलती है तो देखो हमें पाथ दिखता है। अब ये देखो एकदम प्योर है, ठीक है, ये थोड़ा इम्प्योर है, ये और इम्प्योर है, तो ये देखो यहाँ पे तुमको बीम दिखता है, यहाँ पे तुमको बीम नहीं दिखेगा। है ना? अब यही यहाँ पे होता है जब एटमॉस्फेयर में, फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग फॉग होता है। फॉग में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज बड़ी होती है, तो उसमें से जब लाइट पास होती है ना तो तब हमें ये जो
पाथ दिखते हैं, मतलब ये जो बीम दिखते हैं लाइट के, ये सब टिंडल इफेक्ट है। चलो अब डिटेल में देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to scattering of light by colloidal particles. This is known as a Tyndall effect. The Earth's atmosphere contains air molecule. अर्थ के एटमोसफेयर में कितना सारा इम्प्योरिटी देखो, एक तो एयर मॉलिक्यूल्स होती है, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, स्मोक एटसेट्रा, ये सारे कोलोइडल पार्टिकल्स है। When sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to scattering of light by these particles. ठीक है? The color of the scattered light depends upon the size of the scattering particles. जो मैंने आपको बताया कि कौन से कलर की लाइट एमिट होगी वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स, है ना। मान लो कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी साइज अलग है, इसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी साइज अलग है, तो इनमें से जो लाइट निकलेगी वो अलग होगी, है ना। तो स्कैटरिंग कौन से पार्टिकल में से हो रहा है उस वो पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करेगा कि कौन से कलर की लाइट बाहर निकलेगी। वी विल सी द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट थियोरीज। The color of the scattered light depends upon the size of the scattering particles. Very fine particles scattered blue light. This one is a very important, इसको याद रखना। छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ब्लू लाइट का को एमिट करते हैं। लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर्ड डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, लार्जर डिफरेंट करते हैं, लेकिन छोटे पार्टिकल कंफर्म ब्लू कलर की लाइट ही स्प्रेड करते हैं। These are the some examples of the Tyndall effect. ये देखो, यहाँ पे पार्टिकल्स की साइज कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। मे बी यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे पाथ दिखता है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है। यहाँ पे देखो रूम में डस्ट है, अगर डस्ट ना हो ना तो विंडो के पास अगर कोई भी चद्दर को लेके ऐसे झटकोगे तो यहाँ पे डस्ट उड़ेगी, तो ड्यूरिंग सम टाइम आपको यहाँ पे ऐसी फिनोमिना दिखेगी। अब टिंडल इफेक्ट, जो कि टेक्स्ट बुक का जो पैराग्राफ है वो, द अर्थ एटमोसफियर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें बहुत वेराइटीज टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एक होमोजीनियस होते हैं जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक हेट्रोजीनियस जिसमें वेराइटीज ऑफ टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ मिनट पार्टिकल्स। These particles include smoke, tiny water droplet, suspended particles of dust and molecules of air, है ना। ये सारी चीजें इसमें मिक्स होती है, इसलिए उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। When a beam of light strikes such a particles, the path of the beam becomes visible. ठीक है, the light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by colloidal particles gives rise to Tyndall effect. जो आगे हमने बताया है वही है, बस इसमें थोड़ा लंबा लंबा बताया है, which you have studied in the class 9. This phenomena is seen when the fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. मतलब इसकी बात कर रहे हैं। The scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through the canopy of a dense forest. What is the canopy? ये फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं और गैप्स में से जो लाइट आती है ना, ये इसको कैनोपी बोलते हैं, इतने एरिया को। Here tiny water droplet in the mist scatter light. The color of the scatter light depend upon the size of the scattering particles. Very fine particles mainly blue light scattered mainly blue light, while the particles of larger size scatter light of longer wavelength. ठीक है, मतलब कि रेड कलर की लाइट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. मतलब मैंने आपको बोला था ना कि स्कैटरिंग हो रही लाइट वाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइज का पार्टिकल उसको स्कैटरिंग कर रहा है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाई द कलर ऑफ स्काई, क्लियर स्काई इज ब्लू, है ना। तो देखो अर्ली मॉर्निंग हमें स्काई ऐसा येलोइश या रेडिश दिखता है, मेनली येलो कलर का दिखता है ना। और ये सन जो है हमें अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि सन एकदम रेड दिखता है, लेकिन ऊपर का स्काई जो है वो ब्लू दिखता है, क्यों? तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मेनली एटमॉस्फेयर में जो होता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से कलर को स्कैटर्ड करते हैं, ब्लू।
The fine particles in the atmosphere have smaller size than the wavelength of visible light. देखो, अब हमने क्या बोला था कि जो छोटे साइज के एटमॉस्फेयर होते हैं ना, वो ब्लू कलर की लाइट एमिट करते हैं। छोटे मतलब कितने छोटे? तो जो हमारी विजिबल लाइट है ना, उसकी लेंथ से भी छोटे, उसकी वेवलेंथ से भी छोटे। मतलब विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.00004 समथिंग मीटर उसकी लेंथ होती है, उससे भी छोटे। मतलब जो हमारी विजिबल लाइट की वेवलेंथ है ना, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो है वो ब्लू कलर को एमिट करते हैं। दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। तो याद रखना कि ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है और रेड कलर की ज्यादा होती है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ, दिस इज द शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट विच हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर, अब देखो क्या हो रहा है कि सनलाइट एटमोस्फियर में से पास हो रही है। एटमोस्फियर में क्या है? एटमोस्फियर में छोटे पार्टिकल्स है जो ब्लू कलर के लाइट को ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं। They scattered blue color more strongly than the red color and so the sky appears blue. ठीक है, तो देखो कि सन में से लाइट आएगी तो लाइट सबसे पहले कहाँ जाएगी? एटमोस्फेयर में जाएगी। एटमोस्फेयर में क्या है? छोटे पार्टिकल्स। छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं? ब्लू कलर की लाइट को स्प्रेड करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। इसलिए ब्लू कलर जो है चारों ओर स्प्रेड हो जाता है, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखता है। If the earth had no atmosphere, there would not be any scattering of light and the sky would appear dark. अगर एटमोस्फेयर ही नहीं होता तो ऐसा होता। द स्काई अपीयर्स डार्क एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, चलो, तो ये देखो कि सन में से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट होती है। व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। जैसे ही ये सारे 7 कलर्स हमारे एटमोस्फियर में आते हैं, एटमोस्फियर क्या करता है? ब्लू कलर के लाइट का स्कैटरिंग कर देता है, मतलब ब्लू कलर जो है वो फैल जाता है ना। तो देखो, इसमें से ब्लू निकल गया और सब जगह फैल गया, बाकी की जो लाइट है वो हमारी तरफ आ जाती है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में ये जो थियरी वो अच्छे से दी हुई है, उसको पढ़ना कि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो कितने टाइम ज़्यादा है, वो सब कुछ उसमें दिया है, जो कि डेटाज आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो, कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। अब देखो कि एक्चुअल में क्या होता है। तो मान लो कि ये सनराइज यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन है, अब सनराइज हो रहा है। तो सनराइज हो रहा है, अब सन में से लाइट आ रही है, ठीक है, चलो ये लाइट आ रही है। अब नियर द हॉरिजॉन द सनलाइट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन द एटमोस्फियर। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर होता तो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता। अब मान लो कि सन अभी ओवरहेड पोजीशन में है, तो जो भी लाइट है उसको एटमोस्फियर में इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, जबकि यहाँ पे इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, अब देखो कि जब लाइट को एटमॉस्फेयर में इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है, अब एटमॉस्फेयर में क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स है। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं? ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ से ब्लू कलर की लाइट जो है वो सब डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर कि ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, ब्लू कलर के लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है और रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। मतलब ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, रेड कलर स्प्रेड नहीं होता है। इसीलिए जो कार्स की ब्रेक लाइट और ट्रैफिक जो भी डेंजर साइन होती है ना, वो रेड कलर की होती है। कार बहुत दूर होती है और ब्रेक अप्लाई करती है तो दूर से भी हमें रेड कलर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर फैलता नहीं है। अगर कोई गाड़ी आपसे 1 किलोमीटर भी दूर होगी हाईवे पे और वो ब्रेक मारेगी तो 1 किलोमीटर दूर भी आपको उसकी रेड लाइट दिखेगी। पर वही कार अगर 1 किलोमीटर दूर होगी और वो ब्रेक अप्लाई करेगी और पीछे अगर ब्लू लाइट होगी ना, तो आपको दूर से वो ब्लू लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट स्प्रेड हो जाती है हर जगह पे, है ना। आप ब्लू कलर की लाइट से लिखते हो, क्यों? यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर के फॉन्ट रखे हुए हैं, क्यों? तो ये आप ब्लू कलर के फॉन्ट है ना, आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे, पर ये जो ब्लैक कलर थे ना, वो इतना पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर जो है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। मतलब स्क्रीन में से जो भी ब्लू कलर निकलता है ना, ये स्क्रीन में जितना भी ब्लू कलर है वो
आपकी आईज तक आते आते डिफ्यूज हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है उसका, है ना। तो स्कैटरिंग होने से क्या होता है कि ब्लू कलर की इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो आपकी आईज तक पहुंचते पहुंचते ये कलर जो है एकदम काम हो जाता है, ठंडा कलर हो जाता है। तो आपको ब्लू कलर से लिखना है और पेपर चेक करने के लिए रेड कलर लिखना है, यूज करना है। क्यों? तो रेड कलर डायरेक्टली आपकी आईज में आएगा, रेड कलर जो है वो डायरेक्टली आपकी आईज में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे टाइटल आपको एकदम एकदम हाईलाइट होता दिखेगा, क्यों? रेड कलर है। ये जो भी लाइट है वो आपकी आईज में आएगी, तो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड नहीं होगी, है ना, वो डायरेक्टली आपकी आईज में आएगी। तो इसलिए लिखने के लिए ब्लू कलर यूज होता है। अगर सब कुछ आप रेड कलर का लिखोगे तो आपकी आंख में वो कलर जो है वो चुभेगा, मीन्स वो डायरेक्ट, दिस कलर इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू योर आईज विदाउट डिफ्यूजिंग। सो दिस कलर इज सीम्स टू बी वेरी शार्प कलर, और ये आपकी आईज को डैमेज करेगी, जबकि ब्लू है वो काम होता है, इसलिए ज्यादातर लिखने के लिए ब्लू कलर ही यूज होता है। हम जीन्स पहनते हैं तो क्यों ब्लू जीन्स ही पहनते हैं? कभी सोचा है कि रेड कलर की जीन्स क्यों नहीं होती? क्योंकि सभी लोग अगर रेड कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो जो है वो हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए। ब्लू कलर इज ए काम कलर, है ना। सो दैट्स वाई ब्लू कलर को डिसेंट कलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी ब्लू कलर तो स्प्रेड हो गया, रेड कलर स्प्रेड नहीं होता। अब रेड कलर स्प्रेड नहीं होता तो रेड कलर का क्या होता है? रेड कलर इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू योर आईज। तो ब्लू कलर स्प्रेड हो गया, सन में से जो भी लाइट डायरेक्टली आपकी आंख में आएगी वो रेड होगी। तो आपको सन कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, दिखेगा ये येलोइश दिखेगा, मतलब वो वाली फैमिली का कलर दिखेगा। तो सन के नियर बाय जो लाइट है वो भी आपको ब्लूइश या येलोइश दिखेंगे, है ना। चलो, so at the sunrise and sunset, sun is near the horizon and light from the sun travels through the thicker layer of atmosphere. ये thicker layer है, and longer distance through the atmosphere. मैंने बताया ना, ये ज़्यादा distance cover करना पड़ेगा। Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelength are scattered away by the particles of the air. यहीं से blue light जो है वो spread हो जाती है, and the red light and the longer wavelength reaches to our eye. तो लॉन्गर वेवलेंथ में कौन सी लाइट होती है? रेड होती है, ऑरेंज होती है, येलो होती है। सो द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज एंड सनसेट। तो सेम चीज ये सनराइज में भी होती है और यहाँ सनसेट में भी होती है, ठीक है। दोपहर को आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, दोपहर को आपको सन प्योरली वाइट दिखेगा और स्काई टोटली ब्लू दिखेगा, क्योंकि तब ऐसी फिनोमिना नहीं होती। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग डिटेल में कलर ऑफ स्काई एट द सनराइज एंड सनसेट को अच्छे से पढ़ना, है ना। टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है आपको। अब होमवर्क में क्या लिखना है? तो होमवर्क में आपको लिखना है वाई इज द कलर ऑफ स्काई क्लियर स्काई ब्लू, एक ये वाला टॉपिक लिखना है टेक्स्ट बुक में से। और कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट, एक ये वाला टॉपिक लिखा है विद द नेसेसरी डायग्राम्स। एक उसमें एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ले लूँगा, वो यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स में नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वो एक एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, तो ज़्यादा कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।